दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 788 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में जैसी टिप्पणी की उससे इस प्रकरण के तार्किक परिणति तक पहुंचने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि उसने वाराणसी की जिला अदालत के रुख से एक बड़ी हद तक सहमति जताई। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा वह वस्तुतः काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा ही है। यह न केवल साक्षात दिखता है बल्कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। ऐसे प्रमाण खुद मुगल कालीन इतिहासकारों की ओर से दिए गए हैं। जिन्हें ये प्रमाण नहीं दिख समझ रहे उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है। जैसे इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि काशी में मंदिर का ध्वंस कर मस्जिद बनाई गई, वैसे ही अन्य कई मंदिरों की जगह बनाई गई मस्जिदों के मामले में भी किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं। बात चाहे मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर पर बनी मस्जिद की हो या फिर दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का तो शिलालेख ही यह कहता है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। ऐसे अकाट्य प्रमाणों की अनदेखी से बात बनने वाली नहीं है। इस मामले में 1991 में बनाए गए धर्मस्थल कानून का सहारा लेने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं। इसे विवादों को ढकने के लिए बनाया गया था और यह सबको पता होना चाहिए कि विवाद छिपाने से सुलझते नहीं बल्कि रह रहकर सतह पर ही आते हैं। भारत के मुस्लिम समाज को न केवल खुली आंखों से दिख रहे सच को स्वीकार करना चाहिए बल्कि गौरी, गजनी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब सरीखे क्रूर आक्रांताओं को अपना पूर्वज या प्रेरणा स्रोत मानने से बचना चाहिए। भारत के मुस्लिम अरब, अफगानिस्तान, ईरान आदि से नहीं आए। वे तो यहीं के लोग थे जिनके पूर्वज हिंदू थे। यह ठीक है कि उनके पूर्वजों ने अत्याचार से बचने अपनी जान अथवा संपत्ति बचाने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे
हमलावरों के वंशज हो गए। उपासना पद्धति बदल जाने से न तो किसी के पूर्वज बदलते हैं और न ही संस्कृति। इसका उत्तम उदाहरण इंडोनेशिया का मुस्लिम समाज है। उचित यह होगा कि मुस्लिम समाज का वह तबका आगे आए और इसे लेकर मुखर हो कि उसकी जड़ें भारत में हैं और वे वैसे ही भारतीय हैं जैसे अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायी। जहां उनके लिए यह आवश्यक है कि वे सच को स्वीकार करें, वहीं हिंदू समुदाय के लोगों को भी चाहिए कि काशी और मथुरा के अपने मंदिरों पर दावा जताने के क्रम में कुछ ऐसा न करें जिससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंचे। चेंज मुद्दों को लेकर किसान संगठनों में मतैक्य आम तौर पर कम ही देखने को मिला है और न ही यह पहली बार है कि किसी संगठन में टूट हुई है। फिर भी उत्तर प्रदेश में टिकैत बंधुओं के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन के लिए यह आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि उनके अपने विश्वसनीय साथियों ने उन्हें क्यों छोड़ा। एक मजबूत संगठन जिससे सामाजिक हितों के लिए संघर्ष की अपेक्षा की जाती हो, जिसका पूर्व में कई सफल आंदोलनों का अपना इतिहास हो, अचानक ही उसमें विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया। इससे किसानों के हित कितने प्रभावित होंगे यह तो बाद में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि यदि कोई संगठन अपने निहित उद्देश्यों से भटकेगा तो उसके सामने ऐसी स्थितियां आएंगी ही। भाकियू का गठन किसान हितों के लिए हुआ था। तय हुआ था कि उसकी गतिविधियां अराजनीतिक होंगी। यदि संगठन अपनी इसी भूमिका में किसान मुद्दों को उठाता रहेगा तो शायद विभाजन की नौबत न आती। नेतृत्व के प्रति समर्थकों में अविश्वास तभी बढ़ता है जब संगठन अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है और उसमें निजी महत्वाकांक्षाएं जोर मारने लगती हैं। यहीं से बिखराव की राह खुलती है। प्रदेश में कई किसान संगठन हैं और इनमें से अधिकतर भाकियू से ही अलग हुए हैं, लेकिन टिकैत बंधुओं के नेतृत्व वाला ही असली संगठन माना जाता रहा। कई बार विभाजन के बाद भाकियू के प्रभाव में कमी नहीं आई, लेकिन इस बार कई प्रभावशाली साथियों ने अलग राह पकड़ी है। चुनौती नए संगठन के सामने भी होगी, क्योंकि इसमें दो राय नहीं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के वारिसों नरेश टिकैत और राकेश टिकैत में जो रणनीतिक समझ है उसका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता। नए संगठन के समक्ष सबसे बड़ी समस्या परस्पर सामंजस्य की होगी, क्योंकि किसी संगठन में सर्वानुमति बनना आसान नहीं होता। यह जरूर है कि जब कोई संगठन कमजोर होता है तो मुद्दों को लेकर उसका आंदोलन भी प्रभावित होता है। ऐसे में दोनों ही संगठनों से अपेक्षा होगी कि वे अपनी प्राथमिकता में
किसानों को ही सबसे ऊपर रखें, उनके हितों के लिए संघर्ष करें, उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा का लाभ किसानों को ही मिले तो बेहतर होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।